वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और शो को आगे बढ़ाते हैं। बात होने वाली है आपके रिटायरमेंट प्लानिंग की, जिस पर हमारा फोकस है एनपीएस पर आज। और एनपीएस की पाठशाला हम हर हफ्ते लेकर आते हैं आपके लिए। आज भी एनपीएस के एक बहुत अहम पहलू पर हम बात करेंगे, जहां पर हम एनपीएस के तहत जो डेथ स्कीम्स आती हैं उस पर आपको पूरी समझाइश देंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं कुरियन जोस, सीईओ टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। एक बार फिर से एनपीएस के तमाम पहलुओं को आसानी से हम समझाएंगे हमारे दर्शकों को। और आज हमारा फोकस एनपीएस के तहत जो डेथ स्कीम्स है या उस तरह की स्कीम्स जो निवेशकों को लगता है कि कम जोखिम के साथ आती हैं, उन पर हम फोकस करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक खाका स्कीम्स का एनपीएस के तहत क्या है वो आप मुझे बता दें सबसे पहले, और उसमें भी डेट को लेकर कौन कौन सी स्कीम्स हैं। थैंक यू कविता, हमें टाटा पेंशन को आपके शो में शामिल करने के लिए। एनपीएस में दो दो मेनली दो तरह के स्कीम्स होते हैं। जो एनपीएस की जो शुरुआत हुई थी वो मेनली गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए स्टार्ट किया गया था। तो इसका जो करंट एयूएम है करीब 10 लाख करोड़ के आसपास है, 9.95 लाख करोड़ का एयूएम है। उसमें से अगर देखा जाए तो अबाउट 8.6 लाख करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए है। और बाकी जो एयूएम है करीब 1.3 लाख करोड़, वो ऑल सिटीजन मॉडल या रिटेल या कॉर्पोरेट मॉडल में जो है उनके लिए है, जो हर भारतीय नागरिक के लिए है, जो रेजिडेंट हो या एनआरआई हो। इसमें दो तरीके के फंड है। एक होता है टायर वन और टायर टू। एनपीएस के टायर वन और टायर टू होता है। टायर वन में चार आगे फंड के टाइप्स हैं। उसमें इक्विटी है, जीसेक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है और ऑल्टरनेट एसेट्स है। और सिमिलरली टायर टू में तीन टाइप के फंड है, इक्विटी, डेट और कॉर्पोरेट बॉन्ड। जो जैसे आपने पूछा कि फिक्स्ड इनकम जो डेट का है, उसमें टीयर वन में कॉर्पोरेट बॉन्ड और जीसेक का एसेट्स है। इसमें काफी भारतीयों का सब्सक्राइबर्स का पैसा लगा हुआ है। ये काफी सेफ है। जीसेक वाले स्कीम में 100% गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपरों में पैसा लगता है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड में पीएसयू और प्राइवेट एंटिटीज के पेपर में पैसा लगता है। तो ये काफी एक उच्च प्रकार का फंड है, फिक्स्ड इनकम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड है। तो ये मेरा फर्स्ट लाइन आई वुड जस्ट लाइक टू से। कुरिन, ये बताएं कि अब आपने समझा तो दिया कि किस किस तरह की स्कीम्स और ये कहाँ कहाँ पैसे लगाती हैं, लेकिन एक निवेशक कैसे समझे कि उनके लिए ये स्कीम सही है? क्योंकि यहाँ पर हम फिक्स्ड इनकम की बात कर रहे हैं और इसको लेकर एनपीएस में जो हमें ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, इसके अलावा और भी ऐसे कई निवेश के विकल्प हैं जो फिक्स्ड इनकम के तौर पर उभर सकते हैं। उनकी तुलना अगर मैं एनपीएस के तहत जो डेट स्कीम्स है उनके साथ करना चाहूँ, क्या अलग है और क्या खास है? ठीक है। अगर आप एनपीएस देखेंगे, जो एनपीएस का जो आइडिया है ये लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए है ना। लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए आप इक्विटी में लगा सकते हैं या कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगा सकते हैं, जीसेक में लगा सकते हैं, ऑल्टरनेट एसेट्स में लगा सकते हैं। वो सब अपने अलग सब सब लोगों के अलग अलग रिस्क एपेटाइट होते हैं। हर जो भारतीय है वो इक्विटी से इक्विटी में इन्वेस्ट करना या ना करना चाहेगा। तो अगर एक भारतीय और एक सब्सक्राइबर सिर्फ फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उसके पास टायर वन में कॉर्पोरेट बॉन्ड और जीसेक कैटेगरी है। सिमिलरली टायर टू में भी इक्विटी कॉर्पोरेट बॉन्ड और जीसेक में है। अगर आप इस एनपीएस के जो फिक्स्ड इनकम जो डेट के प्रोडक्ट्स की तुलना आप दूसरे फंड से करना चाहेंगे, तो दूसरे जो प्रोडक्ट्स है या तो आप बॉन्ड्स में डायरेक्टली जा सकते हैं या म्यूचुअल फंड के फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के फिक्स्ड इनकम में कोई लॉक इन नहीं है। उसमें काफी आइडियाज रहते हैं कि किस तरह के फंड्स हैं वो। या तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हो सकते हैं, या शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स रहते हैं, या मीडियम टर्म बॉन्ड फंड्स रहते हैं, या क्रेडिट फंड्स रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे टाइप ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड डेट फंड्स है। एनपीएस में उसी इसकी तुलना में एनपीएस के थ्रू भी आप फिक्स्ड इनकम या डेट प्रोडक्ट्स में भी डाल सकते हो। आप ये चूज कर सकते हो कि आपको कितना जीसेक लेना है, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड लेना है, और या कितना इक्विटी लेना है। तो इसमें इंडिविजुअली हर जो सब्सक्राइबर है चूज कर सकता है कि उसके रिस्क के अनुसार कहाँ पे डालना चाहेगा। इसमें टैक्स एडवांटेज भी यही मिलता है कि साल में 4 बार इक्विटी से फिक्स्ड इनकम और फिक्स्ड इनकम से इक्विटी में मूव कर सकता है।
वो टैक्स एडवांटेज आपको म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स या बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स में नहीं मिल सकता। तो दैट इज़ वन एडवांटेज जो आपको टियर 1 में अगर आप इन्वेस्ट करें कॉर्पोरेट बॉन्ड या जीसेक में आपको वो एक एडवांटेज मिलता है जो बाकी दूसरे फंड्स में आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब तो अब हमें ये बताएं कि एक तो एक्टिव चॉइस होती है और एक ऑटो चॉइस होती है, ठीक है। ऑटो चॉइस में तो अपने आप उम्र के हिसाब से कैलकुलेशन होती है जिसके तहत आपको बताया जाता है कि इक्विटी में आपका इतना पैसा जाएगा, इतना डेट में जाएगा। ऑटो में अगर कोई एक्टिव चॉइस के तहत जाना चाहता है तो किस तरह से डेट की एलोकेशन वो अपनी रखे। बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितने साल तक और निवेश करना चाहते हैं। हालांकि लॉक इन है यहाँ पर, तो आप 60 तक ही रखें तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन एक्टिव चॉइस का जो एक निवेशक होता है एनपीएस में, वो किस तरह से डेट स्कीम्स में अपने एलोकेशन, अगर वो कंजर्वेटिव निवेशक है तो एलोकेशन का ध्यान रख सकता है। तो एक जो डेट स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता है वो पूरा 100% भी जीसेक फंड में डाल सकता है। वो जीसेक फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स इश्यू किए जाते हैं, एसडीएल्स और कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, उसमें इश्यू किया जाता है। तो अगर टायर 1 जीसेक जी फंड में जाए तो वो पूरा फिक्स्ड इनकम 100% वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में डाल सकता है। उसके अलावा वो 100% कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी जा सकता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में रिटर्न जो वाईटीएम है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें आप थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हट के आप थोड़ा रिस्क ले रहे हो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। तो वहाँ पे वाईटीएम थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। इसके अलावा तो जैसे मैंने बताया 100% आप जीओआई फंड में जा सकते हो, 100% कॉर्पोरेट सी कैटेगरी में डाल सकते हो। इसके अलावा आप 50-50 जी और 50% सी या 75-100, सो बेसिकली 100% आप जी और सी में जितना आपका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो। बिना अगर आपको इक्विटी का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है तो 100% सी कैटेगरी टू 100% जी के बीच में कितना भी आप मूव कर सकते हो और आप उसका फायदा ले सकते हैं। ऑलराइट, अब मुझे आपसे ये समझना है कि एनपीएस जैसे प्रोडक्ट का फ़ायदा अगर आप उठाना चाहते हैं, खैर ये तो ज़रूरी बातें होंगी जो हमें समझाना था दर्शकों को कि डेट स्कीम्स में आप कैसे निवेश कर सकते हैं जो एनपीएस के अंदर आती हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि कंजर्वेटिव निवेश ही करना चाहते हैं और रिटायरमेंट के लिए एनपीएस को आप चुन रहे हैं, तो यही रास्ता डेट स्कीम्स के लिए अपनाना चाहिए रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य के लिए, या आपको लगता है कि डाइवर्सिफाई भी किया जा सकता है? क्योंकि ये जो स्कीम्स हैं आपको बाहर भी मिल रही हैं, यहाँ पर हालांकि आप एक रिटायरमेंट के मकसद से निवेश करते हैं, एक निर्धारित लक्ष्य होता है ना, आपको पता होता है कि ये पैसा रिटायरमेंट के लिए ही मेरा जा रहा है, तो उस तरह से आप बंध जाते हैं इस स्कीम में, और ये साइकोलॉजिकली मेरे ख्याल से आपको काफ़ी बेनिफिट करता है क्योंकि आप पैसे तुरंत से निकालते नहीं हैं। हालांकि लोगों को अगर ज़रूरत हो तो वो पीएफ भी तोड़ लेते हैं अपना, वो बात अलग है। लेकिन सवाल आपसे यही पूछना चाह रही हूँ मैं कि अगर इसी तरह का कोई निवेश करना है तो एनपीएस क्या आइडियल इन्वेस्टमेंट विकल्प होगा? देखिए एनपीएस मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के लिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। मैं बताता हूँ क्यों। जब से सबसे ज्यादा जो पुशबैक जो सब्सक्राइबर का आता है कि इसमें 60 साल तक का लॉक इन है। बट मेरे मेरे मुताबिक और जो मैं समझता हूँ कि ये 60 साल तक का जो लॉक इन है, इट इज एक्चुअली एन एडवांटेज, क्योंकि उसके वजह से लोग वो पैसा निकालना नहीं चाहते। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको कोई ज़रूरत हो, लाइक कोई एजुकेशन के लिए हो या बच्चे की शादी के लिए हो या कोई स्टार्टअप के लिए हो, तो आपके देयर आर वेज बाय व्हिच आप उसको विथड्रॉ भी कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, जब भी आपका फिक्स्ड इनकम का जो इन्वेस्टमेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका 100% जो फिक्स्ड इनकम में आप जो इन्वेस्ट करना चाहें, वो सिर्फ एनपीएस में करें। एनपीएस में एडवांटेज ये है कि दिस इज़ वन प्रोडक्ट व्हिच इज़ ईईई। जब आपको इन्वेस्ट करते हैं तब आपको टैक्स एक्सेम्पशन मिलता है। ड्यूरिंग द प्रोडक्ट जब तक आपका पैसा रहता है वहाँ पे आपको टैक्स एक्सेम्पशन मिलता है, और जब आप निकलते हो तब भी 60% टैक्स फ्री विथड्रॉ कर सकते हैं, 40% का आपको एन्युटी लेना पड़ता है। बट इसके अलावा म्यूचुअल फंड, डेट के म्यूचुअल फंड्स है, आप डायरेक्ट बॉन्ड में जा सकते हो अगर आपकी कैपेबिलिटी है डायरेक्ट बॉन्ड्स खरीदने की। गवर्नमेंट काफी स्टेप्स ले रहा है टू रिटेलाइज डेट बॉन्ड्स। बट फॉर द ले इन्वेस्टर जो डेट में इन्वेस्ट करना चाहता है, मेरे ख्याल से एनपीएस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। उसके अलावा म्यूचुअल फंड, डेट फंड्स आर प्रोडक्ट, एंड ऑफ कोर्स एफडी इज ऑलवेज देयर। बट एफडी आजकल रेट्स आर कमिंग ऑफ, सो आई वुड एडवोकेट की between mutual funds and NPS gives you good opportunities to get fixed income investments.
चलिए कुरिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और मेरे ख्याल से एनपीएस की पाठशाला में एक बार फिर से समय निकाल के आपने शिरकत की। फिर से बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।